साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। ये वर्ष कई कारणों से बहुत ही अहम है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा यदुवंशी। भले ही मौसम के मिजाज में थोड़ी नरमी आ गई है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सियासी माहौल में मौसम अभी भी तल्ख है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले ही वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ये वर्ष यानी कि 2023 लोकसभा चुनाव के कारण बहुत ही अहम साबित होना है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होने हैं और इन 9 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आएंगे ये तय करेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली, जनता का रुख क्या है और जनता फिर से किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है। इन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश की सत्ता पक्ष और विपक्ष की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सब इसमें अपनी पूरी शक्ति और पूरा सामर्थ्य झोंक दी है, क्योंकि इन 9 राज्यों के परिणाम ही भविष्य में तय करेंगे कि लोकसभा का चुनाव किस तरफ का रुख लेता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी एक सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। यानी ये बात तो तय है कि भाजपा इस बार भी राम मंदिर की रणनीति लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव तो 2024 में ही है, लेकिन उससे पहले जो 9 राज्यों के चुनाव है वहां पर पार्टियों की क्या स्थिति है ये हम आपको बताएंगे। इन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और इनमें सत्ता और विपक्ष पार्टियां किस स्थिति में है, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें वहां का जमीनी हकीकत समझना पड़ेगा। इसी साल पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम, दक्षिण से लेकर मध्य भागों में होने वाले विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं। अगर देखा जाए तो फरवरी और मार्च में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में होने वाले 3 चुनाव, उसके तुरंत बाद शुरू होगा कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, बशर्ते कि वो अपने आंतरिक कलह में न उलझ के रहे और वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से के साथ उसका गठबंधन सही चले। इसी तरह अगर देखा जाए तो राजस्थान में भाजपा अच्छी स्थिति में है। भले ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां की अगर ध्रुवीकरण देखी जाए तो कांग्रेस से ज्यादा भाजपा बेहतर स्थिति में। इसके भी 3 कारण है। पहला, कांग्रेस का सत्ता पक्ष में होना, राजस्थान का बार बार सत्ता में परिवर्तन करना और तीसरा सबसे अहम कारण राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल मर्डर केस। कन्हैया लाल मर्डर के बाद से भाजपा धर्म की राजनीति में बहुत ही गहरी पैठ बना चुकी है। इसलिए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार राजस्थान सत्ता का परिवर्तन करेगा और कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के चांस बन रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो समीकरण राजस्थान में बन रहे हैं वही समीकरण मध्य प्रदेश में भी है। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, लेकिन दोनों राज्यों के समीकरण एक ही हैं। एक तरफ राजस्थान में जनता का मूड भाजपा की तरफ बदलता जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में भले ही सत्ता पे भाजपा की सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार के चुनाव को लेकर लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बनी हुई है। लोग चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस आए। अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो यदि भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन इस बार भाजपा मुख्यमंत्री पद के चेहरे को बदल सकती है, क्योंकि कांग्रेस से निकलकर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा राजनीतिक गलियारे में कयास लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ये दोनों राज्य बहुत बड़े हैं और लोकसभा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये दोनों राज्य अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजनीतिक ध्रुवीकरण से देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने राजनीतिक कार्ड खेल रही है।
इसलिए ये दोनों राज्य और इसके साथ साथ कर्नाटक भी, यानी कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, ये 5 राज्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ठीक ही ठाक है। इसलिए अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा के साथ अगर सबसे ज़्यादा टक्कर है किसी की तो वो कांग्रेस की है, और इन दोनों के टक्कर को देखना बड़ा ही दिलचस्प है। तेलंगाना में कहीं पे भी कांग्रेस मैदान में नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर केसीआर की पार्टी है। केसीआर और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। केसीआर ने जिस तरह से अपनी पार्टी को राष्ट्रीय नाम दिया है, वो सिर्फ तेलुगु ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उस पार्टी की छवि को बनाने के लिए है, और कहीं ना कहीं इससे उसका फायदा भी होगा, क्योंकि तेलंगाना के लोग ज़्यादातर से अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में ज़्यादातर से लोग क्षेत्रीय पार्टी को ही तवज्जो देते हैं। इस हिसाब से केसीआर बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और अगर वहां पर भाजपा को वो टक्कर देने में सही साबित हुई, केसीआर फिर से अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगी। लेकिन अगर भाजपा वहां पर जीतती है तो ये भाजपा के लिए प्लस पॉइंट होगा लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, अगर भाजपा को इन विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान होता भी है तो उसके पास कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो इस नुकसान की भरपाई कर सके। भाजपा इस वर्ष 3 अहम मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की भी लड़ाई लड़ेगी। उसका पहला मुद्दा है इसी वर्ष अप्रैल में होने वाले नए संसद भवन का उद्घाटन, दूसरा राम मंदिर और तीसरा G20 की अध्यक्षता। इस वर्ष G20 का होने वाला सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, इससे न सिर्फ भारत को कूटनीति तौर पर मजबूती मिलेगी बल्कि भाजपा को भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए एक अहम मुद्दा मिलेगा। इसके अलावा इसी बार रोहिणी कमीशन आयोग का फैसला भी आना है जो कि ओबीसी को लेकर है। अगर इस कमीशन का फैसला सकारात्मक रहा तो बीजेपी इसे भी अपने राजनीतिक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए भरपूर भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भाजपा की छोटी छोटी जातियों और उपजातियों पर पकड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यदि बात करें विपक्ष की रणनीति की तो फिलहाल विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो भाजपा या सीधी तौर पे कहें तो मोदी को टक्कर दे सके। लेकिन जिस तरह से विपक्षी खेमे एकजुट होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, यदि सभी विपक्षी एक साथ एकजुट हो जाए और हर निर्वाचन क्षेत्र में एक संयुक्त प्रत्याशी उतारे तो मैदानी खेल पलट सकता है। एक बात और भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा की शुरुआत किए हैं, कहीं ना कहीं इस यात्रा का भी परिणाम सही देखने को मिलेगा, सकारात्मक परिणाम शायद मिल सके। लेकिन इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि आगामी आने वाले चुनाव ही इस बात को सिद्ध करेंगे कि राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी उनके लिए मददगार साबित हुई है। अगर विपक्ष की बात करें तो नीतीश कुमार जो कि भाजपा को बिहार से जिस तरह से निकाले हैं, अगर नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में सही साबित होते हैं तो नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़े विपक्षी नेता के तौर पर सामने आएंगे। देखिए, अगर विपक्ष लोकसभा चुनाव से कमबैक करना चाहती है तो उसके लिए उससे सबसे पहले भाजपा को 220 से 30 सीटों पर ही रोकना होगा। 2019 में जब बीजेपी की प्रसिद्धि चरम सीमा पर थी तब भी विपक्ष के पास 60 से 70 सीटें थीं। कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने की है शानदार, जानदार, धमाकेदार वापसी, ऐसी वापसी जो दशकों तक याद की जाएगी। इस बार भाजपा पूरे देश में लगभग 11 राज्यों तक ही सीमित है, इसलिए अगर विपक्षी एकजुट होते हैं तो खेल बदला जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि विपक्ष में कोई भी ऐसा सशक्त नेता नहीं है जो भाजपा को सीधे तौर पर टक्कर दे सके। कुल मिलाकर ये वर्ष यानी 2023 राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो वर्ष है जो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करेगा और रणनीति भी बनाएगा। भाजपा की रणनीति लगभग तय है लेकिन विपक्ष की रणनीति अभी साफ नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। और अगर वास्तव में विपक्ष को सत्ता पक्ष को टक्कर देना है तो इसके लिए कांग्रेस समेत सभी पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, इन सभी को मिलकर जमीनी स्तर पर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तभी जाकर वो एक अच्छे वोटों के साथ, एक अच्छे अंतर के साथ भाजपा को टक्कर दे सकती है। हालांकि ये दृश्य अभी
नजर नहीं आ रहा है। इसलिए लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 की जो पॉलिटिक्स पिक्चर थी, जो काफी धुंधली थी, 2023 अंत होते होते बहुत साफ हो जाएगी।